हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। है ना, क्लास 9th का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। आपको बता देता हूँ पहले, है ना। क्लास 9th में केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, है ना, ये जो एंटोन लेवोजियर है, उन्होंने 1789 में प्रपोज किया था इस लॉ को, है ना। अब ये लॉ क्या कह रहा है ये हमको देखना है यहाँ पर। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस the total mass of the reactant is equal to that of the product। है ना, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिस्ट्री में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब हम इसको इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब हम मास को क्या कर सकते हैं, कभी भी क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब रिएक्टेंट का मास जितना होगा उतना ही किसका होगा, प्रोडक्ट का भी मास होगा। अब देखिए ये वाला जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, ये जो ट्यूब होता है, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एच शेप ट्यूब। क्या बोल देते हैं, एच शेप। आपको इसका जो शेप दिख रहा है वो किसके, अंग्रेजी के अल्फाबेट होता है एच शेप, है ना। तो एच शेप ट्यूब होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो साइंटिस्ट लैंडोल्ट ने किया था। ये लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं हम इसको। तो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर जो है ना, उन्होंने क्या किया, ये जो ग्लास का कांच का जो ट्यूब होता है इसके अंदर क्या किया, उन्होंने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को फिल किया और एक साइड उन्होंने फिल किया AgNO3 के सॉल्यूशन को। अब जब दोनों सॉल्यूशन को फिल कर दिया उसके बाद यहाँ से क्या कर दिया, कॉर्क से इसको ब्लॉक कर दिया ऐसे। तो कॉर्क से ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कॉर्क। तो यहाँ पर कॉर्क लगा देते। अब इसको हम क्या कर देते, इस वाली जो पूरी ट्यूब है इसको हम क्या कर देते, इन्वर्ट कर देते। इन्वर्ट मतलब इसको उल्टा कर देंगे, और उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन जो रहेंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और जब सॉल्यूशन मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पर जो है इसका जो रिएक्शन होगा, इसका केमिकल रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कौन सा है हमारे पास, NaCl। तो आप NaCl की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, AgNO3 के साथ। तो NaCl रिएक्ट विथ AgNO3 टू फॉर्म AgCl। क्या फॉर्म करेगा, AgCl फॉर्म करेगा। उसका आपको पीपीटी मिलेगा यहाँ पर। और जो हमारे बाई प्रोडक्ट जो होगा वो होगा हमारे पास NaNO3। तो इस टाइप से ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो उन्होंने क्या किया था, NaCl और AgNO3 ये एच शेप ट्यूब में फिल किया। उसके क्या किया उन्होंने, जो एक्सपेरिमेंट किया उसके पहले इसका क्या कर दिया इन्होंने, बैलेंस कर लिया, इसका वेट कर लिया। जो ट्यूब थी इसका वेट कर लिया, और फिर जब इसको इन्वर्ट कर दिया तो इन दोनों सॉल्यूशन की क्या होती है, रिएक्शन हो जाती है। ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो इस साइड क्या चले जाएगा। अब जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, तो जो LHS साइड होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो RHS साइट होगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। तो जब इसको जब एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया तब इसका क्या कर देते हैं, वेइंग मशीन पे इसका वेट कर लेते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है, मतलब जब इसको इन्वर्ट कर देते हैं, तब दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो वेट कर रहे हैं तो क्या होता है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, इक्वल आता है। तो इस बात से क्या क्लियर हो जाती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब केमिकल रिएक्शन जब हुई उसके पहले जो मास था उतना ही मास क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, NaCl रिएक्ट विथ AgNO3 टू फॉर्म AgCl NaNO3। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलता है, आपको AgCl का एक वाइट पीपीटी मिलता है। एक एग्जाम्पल और लेके देखेंगे हम, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, H+O। क्या ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ वाटर, है ना। वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2 होता है। तो ये क्या हमारे पास, ये सभी तो क्या है, रिएक्टेंट्स है। क्या है ये, रिएक्टेंट्स। और ये जो हमारे पास है यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है। टोटल कितना होगा, 2 होगा। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 1 ही है, तो हम क्या करेंगे 16। टोटल मास कितना है रिएक्टेंट का, टोटल मास जो है वो 18 है। अब आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 है, तो 1 × 2
प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, टोटल यहाँ पर भी मास कितना है 18 है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट का मास 18 था और प्रोडक्ट का मास भी कितना आ रहा है, हमारे पास 18 ही आ रहा है। मतलब यहाँ पर जब रिएक्शन शुरू हुई और रिएक्शन के बाद में मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। यदि मास क्रिएट होता तो इसका कितना आना था 17 आता या 19 आता, तो हम बोल सकते हैं जब 17 आ रहा है तो मास क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो गया है ना। तो हमारा आंसर तो 18 आ रहा है, बट 18 आ रहा है, 17 आता तो हम बोलते डिस्ट्रॉय हो गया, या 19 आता तो मास क्रिएट हो गया। बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही हमको किसका मिला, प्रोडक्ट का मिला। तो यहाँ से एक चीज प्रूव हो जाती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना। ओके।